कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ सवालों को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें देख रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। यानी इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं क्लास 9th में हमने पढ़ी थी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके केवल दो अपवर्त हो, या तो वह एक से विभाजित होती हो या फिर वह स्वयं से विभाजित होती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, जो या तो फिर एक से विभाजित होती है या फिर स्वयं से विभाजित होती है। यानी अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है कि वे संख्या है जिसके केवल दो अपवर्त हो, एक तो एक और दूसरा वह स्वयं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आइए इसका पहला क्वेश्चन दे रखा हमें 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो हमें 140 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 140 से हम भाग देते हैं सबसे छोटी से जो अभाज्य संख्या है 2 से हम इसमें भाग देते हैं। 2 7 14, सम संख्या इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से वापस जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। फिर अब यहाँ पे विषम संख्या आ गई, 5 आ गया, यानी विषम संख्या आ गई। अब 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, 3 से भाग देके देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 के पारे में 5 नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद अब अभाज्य संख्या आती है 5, 5 से इसमें भाग जाएगा, 5 5 7 35, फिर 7 से इसमें भाग चला जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त होते हैं। है ना, इसलिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे यहाँ पे 2, पहली बार 2, फिर उसके बाद दूसरी बार 2 से गया, फिर तीसरी बार 5 से गया और फिर चौथी बार किससे गया? 7 से। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 5 × 7। सेकंड क्वेश्चन है 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 156 भी क्या है? सम संख्या है, इसलिए सर्वप्रथम इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से हम इसमें भाग देते हैं। 2 7 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से वापस सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा। 2 3 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब यहाँ पे 9 जो है इकाई का अंक 9 यानी विषम संख्या आ गई। इसका मतलब अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? ये 3 से। 3 से देखते हैं इसमें, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13, 13 भी क्या है? स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए हम 13 का भाग किससे जाएगा? 13 से जाएगा, इसलिए 13 एकम 13। इस प्रकार जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 156 के, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 13, यानी 156 के जो अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से गया, फिर वापस 2 से गया, फिर 3 से गया और फिर 13 से गया। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट ले लेते हैं 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल के देखते हैं। 3825 इकाई का अंक 5 है, यानी किससे? 5 है, यानी 2 से तो जाएगा नहीं, विषम है। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 3 7 21 और फिर 1 बचेगा 15, यानी 3 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 3 7 21, फिर 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं इसमें, 3 4 12, 3 दूना 6, 1 बचेंगे, 15 हो जाएंगे, 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 से अब नहीं जाएगा। जब इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो इस 425 में भी क्या हो जाएगा? 3 से का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 6 6 5 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, यानी कि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? ये
नेक्स्ट 5 से जाएगा, 5 से देखते हैं, 5 8 40 और 2 बचेंगे 25 जाएंगे, 5 1 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, फिर 3 बचेंगे 35 हो जाएंगे, 5 7 35, फिर क्या हो जाएगा 17 भी क्या है स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से चला जाएगा, 17 एकम 17। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त होंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं 5005 के 5005, 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, 3 से 5 और 5 दोनों को जोड़ 10 आता है, 10 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब 5 का भाग लगाते हैं इसमें, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, फिर इसके बाद 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है 7 आती है। अब है ना, सॉरी 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, तो अब किससे जाएगा 5 के बाद अभाज्य जो संख्या आती है वो 7 आती है, 7 से भाग देकर देखते हैं इसमें, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 7 या 21। फिर इसके बाद अब 7 से नहीं जाएगा, अब 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11, 11 से देखते हैं इसमें, 11 एकम 11, 3 बचेंगे 33 हो जाएंगे, 11 या 33, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे किसके 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस प्रकार इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में हम लिख सकते हैं। लास्ट इसका क्वेश्चन है 5वां। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इसको व्यक्त करना है। 7429 हमें दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्या किस अभाज्य संख्या से भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये जो जाएगा अभाज्य संख्या 17 से डायरेक्ट जाएगा और किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। सर्वप्रथम किससे जाएगा इसमें 17 से जाएगा, 17 से इसमें भाग देते हैं, है ना, 17 से इसमें भाग देते हैं तो 17 एवं 17 34 17 51 17 चौक 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौक 68 यानी 4 बार जाएगा इसमें। 74 में से 68 घटाएंगे, चाहो तो आप रफका रेखा यूज कर सकते हो कि 7429 में हमें किससे भाग देना है 17 से भाग देना है। 17 चौक 68, 74 में से 68 घटाएंगे कितना बचेगा, 74 में से 68 घटाएंगे कितना बचेगा 6, ऊपर से उतारेंगे 2, 62 हो गया, 17 17 34 37 51, 3 बार चला जाएगा, 51 घटाएंगे 62 में से 51 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 9, है ना, 17 37 119। इस प्रकार इसमें भाग चला जाएगा, शेष पे ला जाएगा 0, यानी हमारे पास कितने बार भाग जाएगा 437 बार भाग जाएगा। 17 चौक 68, 17 चौक 68, 74 में से 68 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 62 हो जाएंगे, 17 51, फिर 11 बचेंगे 119, 17 119। अब 437 है, अब 17 के बाद ये किससे जाएगा 19 से, 17 के बाद अभाज्य संख्या 19 आती है तो 19 से भाग देकर देखते हैं इसमें, 19 एकम 19 38, 43 में से 38 घटाएंगे 5 57, 19 दिया 57, फिर किससे जाएगा ये 23 से, 23 एकम 23। तो इस प्रकार जो इसके 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। आइए सेकंड क्वेश्चन पर विचार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें क्या दे रखी है, जो दो संख्याएं दे रखी है जैसे 26 और 51 दे रखी है, इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है और जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद हमें ये जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले इन दोनों संख्याओं 26 और 51 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से जाएगा,
इसी प्रकार हम इक्याणों के भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। इक्याणों विषम संख्या है, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ रहा है इकाई के अंक के ऊपर, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से 3 3 तिया 9, लेकिन फिर 1 बच जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा ये 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 तिया 21, फिर किससे जाएगा 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 × 13, और इक्याणों के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आएगा हमारे पास 7 × 13। ठीक है, हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की परिभाषा होती है कि अभाज्य गुणनखंडों में सबसे उभयनिष्ठ, अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे देखो हम, या इस तरह से समझ सकते हैं हम कि इन दोनों जो 26 के अभाज्य गुणनखंड और इक्याणों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में 13 है। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा 13, तथा एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी कि हमें इसमें एलसीएम में क्या करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को तो केवल एक बार लिखना है, और बाकी सभी गुणनखंडों को भी हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 है, फिर क्या है 7 है, और फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुना 3 में करेंगे, 13 में करेंगे, 14 × 42 की 2, हासिल की 4, 14 × 14 4 18, 182 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार एचसीएफ तो है हमारे पास 13 और एलसीएम क्या है 182। यानी हमने क्या किया, 26 और इक्याणों का सर्वप्रथम क्या निकाले, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड निकालने के पश्चात एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या कहलाता है, इसका एचसीएफ कहलाता है। जबकि एलसीएम में क्या होता है कि जो गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है उनको लिखते हैं पहले, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनमें से उसको एक बार लिखते हैं, दोनों को डबल नहीं लिखना हमें। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है या जो पेयर बन रहा है यहाँ पे, पेयर से केवल एक संख्या ही लिखी जाएगी। इस प्रकार एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 × 7 × 13 यानी कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। आइए जो हमें एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाले उसकी जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 26 है और क्या है 91 है। तो 26 और 91 का जब हम आपस में गुणनफल करेंगे, तो 26 का 91 में करेंगे तो अपकार्य में इसका गुणा करना है, 2366 इसका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तथा एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो भी चेक कर लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास, एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम कितना आया था 182। इन दोनों का गुणा करते हैं, 13 दूना 26 के 6, हासिल के 2, फिर इसके बाद 13 × 104, हासिल के 2 बच रहे थे 106, 104 और 2 कितना जाएगा 606 हो जाएगा, 106 के 6, हासिल के 10, 13 × 13 10 कितना जाएगा 23। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 था, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल भी क्या आ रहा है 2366 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह हम लिख सकते हैं, या इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ × एलसीएम, यानी कि 2366 बराबर क्या रहा 2366। इस प्रकार ही हम जांच कर सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाले थे वो क्या है, सत्य है। यानी इस प्रकार दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। इसके सेकंड क्वेश्चन लेते हैं
जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसके 510 और 92 की अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 510 दे रखा है हमें, 510 देखो यहाँ पे इकाई का अंक 0 यानी 2 से जा सकता है, सम संख्या है। 2 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंज 10, फिर एक बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 से चला गया। अब यहाँ पे 255 क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। ठीक है, अब 3 से देखते हैं, 3 से चला जाएगा इसमें, तो 3 3 8 24 और एक बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 से नहीं जाएगा, अब उसके बाद 5 से जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेंगे 35 हो जाएंगे, 5 7 35 और फिर किससे जाएगा, 17 17 से जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार 92 के गुणनखंड करते हैं हम। 92 सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, एक बचेंगे 12 हो जाएंगे, 2 छम 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर किससे जाएगा, 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो इस प्रकार हमारे पास जो 510 है उसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और जो 92 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कॉमन जो संख्या है, अभाज्य गुणन संख्या है, वो हमें देखना है। यहाँ पे दोनों में अभाज्य संख्या है, कॉमन अभाज्य संख्या है कौन सी है यहाँ पे, तो 2 आ रही है, 2 इसमें भी है, 510 के गुणनखंड में भी है और 2 92 के गुणनखंड में भी है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर तथा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसमें कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको तो हमें एक बार लिखना है, यहाँ पे पेयर 2 का बन रहा है तो इस दोनों पेयर में से केवल 2 को एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद ये बिना पेयर की सारी संख्या हमें लिखना है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है उन्हें हमें सभी को लिखना है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड में यानी उभयनिष्ठ के गुणनखंड जो है उसको केवल एक बार लिखना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 को एक बार लिखा एलसीएम के अंतर्गत, बाकी सभी संख्या लिखेंगे 2, फिर इसके बाद 2 एक बार और है, ये बिना पेयर वाला 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17 और उसके बाद 23। गुणा कर लेते हैं इसका आपस में, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12, 12 का 5 में करेंगे 12 पंजे 60। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 60 का किस में गुणा करना है, 17 का, 17 छंग 102, 1020 हो जाएगा। फिर 23 का गुणा करना है इसमें 0, 23 दूना 46 की 6 के 4 4 और 23 एकम 23, 23,460। तो यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 23,460। इस प्रकार हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या हो जाएगा, 23,460। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। तो जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 510 है और 92 है। तो 510 और 92 दोनों का गुणनखंड करते हैं हम, गुणनफल निकालते हैं 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि 51 में 92 का गुणा करना है, 2 2 5 10। ठीक है, उसके बाद 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 पंज 45, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 9 6 और 4 यानी 4,692 यानी 46,920 क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास आ गया 46,920। इसी प्रकार हम तथा एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल निकालेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ हमारे पास आया था 2 और एलसीएम हमारे पास आया था 23,460। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास 2 आया था, एलसीएम कितना आया था, 23,460 आया था। 2 का गुणा 23,460 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 46,920। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल भी क्या आया था, 46,920 आया था। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर उसके बाद उसकी जांच करना है। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं कि 2 से जाएगा, सम संख्या 336 6 आ रहा है, तो यानी सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, फिर 1 बचेंगे 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, फिर 1 बचेंगे 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और अब 21 विषम संख्या आ गई, 3 से जाएगा 3 7 21, और फिर किससे जाएगा ये 7 से, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमारे पास 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 2 कितनी बार है यहाँ पे 4 बार है, और 3 इंटू 7। फिर इसी प्रकार 54 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो इस प्रकार 54 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार HCF निकालते हैं हम। HCF क्या होता है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा, जैसे ये मान लिया जाए कि 2 है, इसके अलावा क्या है 3 है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो इसके जो HCF होगा वो HCF क्या होगा, HCF जो होगा 2, एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, 2 इंटू एक क्या, दोनों में कॉमन क्या आ रहा 3 आ रहा, 2 इंटू 3, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, इसका HCF 6 आ जाएगा। तथा एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के बारे में हमने पढ़ा था कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको केवल एक बार लिखना है, और बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है बाकी सभी गुणनखंडों को हमें लिखना है ऐसे कैसे गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट 2 से स्टार्ट छोटी संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या बाद में लिखेंगे। जैसे 2 आ रहा, 2 यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है पहले, तो इस पेयर इन दोनों पेयर का तो केवल एक बार ही लिखा जाएगा 2, फिर इंटू बाकी 2 जो बिना पेयर के हैं वो भी लिखेंगे हम। बिना पेयर वाले 2 कौन से हैं, यानी जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़े वाले जिसका जोड़ा बन रहा है उसको केवल एक बार लिखना है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसको हमें सभी को लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 बाकी 2 और 3 बार और है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3 को, इस जोड़े का 3 ये जोड़ा बन रहा है जो, उसको हम क्या ले लेंगे, एक 3 लिख दिया। और बिना जोड़े के 3 कौन कौन से हैं, एक तो 3 ये है और एक 3 ये है। ठीक है, और इसके इंटू 7। जब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3024। 2 का 2 में गुणा करके देख लो, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में करेंगे 16, 16 का 3 में करेंगे 32, 16 48, 48, और फिर 3 का 3 में गुणा कर लो 9, 9 7 63, तो 63 का गुणा कर लेना उसमें, तो 3024 में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जांच करते हैं इसकी। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास जो हमें दे रखी है, 336 और 54, दोनों का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144। ठीक है, तथा HCF और LCM का गुणनफल, यानी HCF और LCM दोनों का गुणनफल हम निकाल लेते हैं। HCF में हमारे पास 6, LCM में 3024, गुणा कर लेते हैं इसमें, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 हासिल के 1, 6 कम 6 का 0 में करें 0, 0 और 1 कितना आ जाएगा 1, और फिर 6 18, तो 18,144 का भी क्या आ गया 18,144। दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल भी क्या है 18,144। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किन्हीं दो संख्याओं का
एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसकी जांच की थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 संख्याएं दे रखी है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंतर्गत 12 दे रखा है, 15 दे रखा है और 21 दे रखा है। सर्वप्रथम हमें 12, 15 और 21 तीनों की क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 12 की गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, सम संख्या है, 2 से जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 15 विषम संख्या है, 3 से जाएगा, 3 के पढ़े में 15 आता है, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। फिर इसी प्रकार 21 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 21 भी विषम संख्या है, 3 से जाएगा, 3 7 21 और फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 2 इंटू 3, 15 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 3 इंटू 5 और 21 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सर्वप्रथम हम एचसीएफ देखते हैं कि इन तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हम जब देखते हैं तो 12 की अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आ रहा है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आ रहा है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में आ रहा है। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा, इसलिए हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा कि एचसीएफ बराबर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसका, 3। तथा एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या है इसका, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में मैंने बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को केवल एक बार लिखना है, बाकी जो जोड़े के रूप में नहीं है वो सारे लिखे जाएंगे। जोड़े के रूप में कौन कौन से नहीं है, जैसे 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और उभयनिष्ठ गुणनखंड की केवल क्या है, 3 है। तो 3 को एक बार लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 बिना पेयर वाले दोनों 2 हो गए। फिर 3, 3 का क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, तो 3 को केवल एक बार लिखना है। इसके बाद 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा 7। जब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करते हैं 4, 4 का 3 में करेंगे 12, 12 का 5 में करेंगे 60 और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 0 7 छंग 42 यानी 420। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमें प्राप्त होगा 420। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है इसी का कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करना है। हमें पता है अभाज्य संख्या है, हम जानते हैं कि 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड भी क्या होगी, 17 का 17 होगा, 23 का 23 होगा और 29 का 29 होगा। यानी ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से ही विभाजित होती है। इसलिए जो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही प्राप्त होगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 प्राप्त होगा और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 होगा। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि एचसीएफ का मान कभी भी 0 नहीं होता। यहाँ पे अगर हम कहेंगे देखेंगे तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या है, 0 है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि एचसीएफ का मान कभी भी 0 नहीं होता है। एचसीएफ का सबसे न्यूनतम मान होता है 1 होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे 17 का गुणनफल कुछ भी नहीं है तो हम 1 तो ले ही सकते हैं, 23 का गुणनफल भी कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, 29 का गुणनफल भी कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 ले सकते हैं। इसलिए एचसीएफ का मिनिमम मान या न्यूनतम मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पे एचसीएफ का मान क्या होगा, 1 होगा। चाहे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एचसीएफ का मान क्या होगा, 0 होगा, जब बल्कि इसमें एचसीएफ का मान क्या होगा, 1 होगा। तथा एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 11,339 हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी एलसीएम क्या होगा, 11,339। अब एक क्वेश्चन जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो आपको अभ्यास के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है तीसरा, 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये आपको निकालना है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। आज हमने इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।